सिंह और इवनिंग प्राइम टाइम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं ग्रहों की चाल पर विशेष कार्यक्रम। पश्चिमी एशिया में जब भी तनाव बढ़ता है तो दुनिया की नजर सबसे पहले तेल सुरक्षा और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर जाती है, लेकिन ज्योतिष की दुनिया में ऐसे घटनाक्रमों को ग्रहों की चाल से भी जोड़कर देखा जाता है। आज हमारे शो में सवाल है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो कुवैत रहेगा या ईरान? ज्योतिषी नजरिए से किस देश का समय सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है? कुछ ज्योतिषी ईरान को मंगल और शनि के प्रभाव वाला राष्ट्र मानते हैं, जो लंबे संघर्ष और दबाव झेलने की क्षमता का संकेत देता है। वहीं कुवैत को शुक्र और आर्थिक समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है, जिसकी ताकत, उसके संसाधन और वैश्विक संबंध माने जाते हैं। मंगल, शनि और राहु की वर्तमान चाल को लेकर भी कई तरह की व्याख्याएं सामने आ रही हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे तनाव बढ़ाने वाला समय मान रहे हैं, तो कुछ इसे कूटनीतिक समाधान की दिशा में बढ़ता एक दौर बता रहे हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि देशों की कुंडली और ग्रहों के आधार पर किया गया विश्लेषण ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित होता है, न कि किसी वैज्ञानिक या आधिकारिक भविष्यवाणी पर। आज हम समझेंगे ज्योतिषीय नजरिए से ईरान और कुवैत की कथित कुंडलियों में क्या संकेत देखे जाते हैं, मंगल, शनि और राहु की भूमिका क्या मानी जाती है, खाड़ी क्षेत्र, तेल बाजार और क्षेत्रीय राजनीति पर ग्रहों की चाल को कैसे जोड़ा जा रहा है, और आखिर में ज्योतिष की नजर में किसका समय ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। तो खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े दर्शकों, अगले आधे घंटे लगातार इस विषय पर चर्चा करेंगे। जीतू सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्योतिषी हैं जानी मानी। इनके अलावा शिवांगी निर्भय भी मेरे साथ हैं, ये भी एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। शिवांगी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। मिडिल ईस्ट में कुवैत और ईरान, ये दो बहुत क्रूशियल ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ईरान ने आज बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पर हमला किया पूरे दिन, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे यूएई हो। सबसे पहले मैं ईरान के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि ईरान का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? क्या वो मिडिल ईस्ट पर राज करेगा या फिर वो खत्म हो जाएगा अमेरिका इजराइल की लड़ाई में? बिल्कुल। सबसे पहले इंडिया न्यूज के मंच को, अमित जी आपको और मेरे सभी दर्शकों को राधे राधे प्रणाम। ईरान की कुंडली की अगर मैं बात करूं तो ईरान की कुंडली कर्क लग्न की है और वहाँ पर जुपिटर की महादशा चल रही है। तो जुपिटर की महादशा में जो अंतरदशा होती है वो राहु की चल रही है। तो इस समय अगर इस स्थिति को देखें और हम ग्रह नक्षत्रों के गोचर को देखें, आज ही कर्क राशि में जुपिटर जो है वो प्रवेश कर गए हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में है जो उनका खुद का नक्षत्र है। तो यहाँ पर ईरान की कुंडली सशक्त होती हुई मुझे नजर आ रही है। और जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है कि ईरान की कुंडली, ग्रह नक्षत्र, इतने दिनों से जिस ईरान को ये समझा जा रहा था कि वो तो कुछ दिन भी नहीं टिक सकता अमेरिका के आगे, वो अब तक टिका हुआ है। लास्ट ईयर स्ट्राइक हुई थी और 1 साल पूरा होने को जा रहा है और युद्ध स्टार्ट हुए भी, ठीक है, बीच में सीज फायर हुआ, रुका, फिर स्टार्ट हुआ, तो वो अब तक स्थितियां उसकी बरकरार हैं, वही युद्ध में रुका हुआ है, क्योंकि मंगल की स्थिति भी वहां पर बहुत सशक्तिशाली रूप से देखने को मिलती है ईरान की कुंडली में। लेकिन साथ ही जो आज कुवैत का सीन हुआ है तो उसके बारे में भी बात करना चाहूँगी। मैंने कुवैत की कुंडली भी निकाली जो 19 जून की है 1961 की, और मध्य रात्रि में 12 बजे के टाइम के अनुसार वो निकाली हुई है। तो उस टाइम की कुंडली के आधार पर ये मीन लग्न की कुंडली निकलती है। और यहाँ पर जो मुझे दिखाई पड़ा सबसे ज़्यादा 11th हाउस में जो जुपिटर हैं वो नीच के हैं, मकर राशि के हैं, और वहीं शनि बैठे हुए हैं, तो शनि बहुत प्रबल हो रहे हैं। इधर देखा जाए तो शनि जो है अमित जी, वो बृहस्पति अतिचारी हैं और शनि का जो ट्रांजिट है वो मीन राशि में ही चल रहा है अभी, और मीन राशि, मीन लग्न की ये कुंडली है। वहाँ पर जो स्थितियाँ अगर देखूं, और केतु वहाँ 12th हाउस में आया है, तो जो आपका एक सवाल था स्टार्टिंग में, कौन टिकेगा कौन रहेगा, तो मुझे यहाँ पर कुवैत के आगे ईरान सशक्तिशाली दिखाई दे रहा है। कुवैत का मोक्ष दिखाई दे रहा है। मोक्ष का मतलब है कि आने वाले समय में कुवैत का सफाया हो सकता है, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। लेकिन ईरान कहीं नहीं जाने वाला, ईरान वहीं टिकेगा, पूरे सशक्तिकरण के साथ टिकेगा। अब राहु और मंगल जो है वो 6th हाउस में आए हैं कुवैत के चार्ट में, तो यहाँ पर अगर उनकी स्थितियां देखूं, ठीक है, 2nd हाउस में उसके शुक्र है और शुक्र की स्थिति से वो अच्छी अर्थव्यवस्था रखता है। लेकिन जब यहाँ पर मैं बात कर रही थी 11th हाउस की, और जहाँ उनके नीच के जुपिटर आ गए हैं और जुपिटर का ही ट्रांजिट चल रहा है कर्क राशि में, और पंचम को देखते हैं, पंचम में भी कर्क राशि आ रही है उनके। तो इन स्थितियों को देखते हुए मुझे जो आकलन लगा है, मेरी जो गणना है, उसके हिसाब से कुवैत का
टिकना बहुत समय तक, ज़्यादा समय तक संभव नहीं है, लेकिन ईरान टिकेगा, ईरान कहीं नहीं जाएगा। ईरान बहुत सशक्तिशाली, आपके मंच से जैसे दिसंबर से गणनाएं जब हो रही हैं, हम बोल रहे हैं, आपके साथ भी कई बार बात हुई, तो जब अमेरिका और ईरान के चार्ट को भी हम देखते हैं तो सशक्तिशाली चार्ट के रूप में मुझे ईरान का चार्ट दिखता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र को मैच करते हैं हम कि वहाँ की क्या हम महादशा चल रही है, वहाँ की क्या अंतरदशा है, और अभी जो ट्रांजिट चल रहे हैं वो कहाँ चल रहे हैं। तो वो सारे अभी जैसे पुनर्वसु से निकल के 18 जून को जब ये पुख्य नक्षत्र में आएंगे, और वो शनि का ही नक्षत्र है, यहाँ पर मैंने बताया शनि और गुरु एक साथ कुवैत के चार्ट में बैठे हुए हैं, उस समय में, उस काल अवधि में लगभग 15 से 20 दिन की वो टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड में आप देखिएगा कुवैत में बहुत बड़ा कोई महाविनाश भी आ सकता है, इस तरह की स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं। अगर मैं बात करूं ईरान के चार्ट की, तो ईरान के चार्ट में शनि की पोजीशन को देखूं और ये जो नक्षत्रों के परिवर्तन हुए हैं, ये जो ट्रांजिट हुए हैं, गुरु का जो ट्रांजिट हुआ है उसको देखूं, तो फिर भी दोनों चार्ट में ईरान ही मुझे सशक्तिशाली दिखाई दे रहा है। जी अमित जीतू जी, जिस तरह की बातें शिवांगी निर्भय बता रही हैं, तो अभी मिडिल ईस्ट का सिचुएशन ये है कि ईरान तमाम देशों को दबाना चाह रहा है, अमेरिका जंग से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ईरान इस पूरे जंग को और बड़ा करना चाहता है। वो दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि अमेरिका उसके सामने कमजोर है, लेकिन खामियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है। जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, जो ईरान के पड़ोसी मुल्क हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। अमेरिकी फौजी अड्डों के चक्कर में ईरान उन देशों को मार रहा है और वहां पर सिविलियंस बड़े पैमाने पर मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, महिलाओं की बहुत सारी मौत हुई है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्या ईरान ऐसे ही उत्पात वहां पर मचाता रहेगा? क्या अमेरिका ईरान के बीच आपको सुलह होती दिखाई दे रही है क्या किसी पॉइंट ऑफ टाइम में? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सह पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन एक चीज़ दी है कि जो कुंडलियों की बात करी, कौन कहता है कि ग्रह कुछ नहीं करते। अब देखिए, ग्रह आज ही कुछ करिए। अभी हमने लास्ट वीक एक चीज़ कही थी कि जून 1 या 2, ये 2 दिन ऐसे हैं जब गुरु का ट्रांजिट होगा और बहुत बड़ा एक तहस नहस वाला एक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और ये आज ही की आप देखिए, खबर देखिए कि आज ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड हुई है ये खबर, जबकि ये खबर जो है 2 दिन पहले से हो रहा है ये अटेम्प्ट। अब अगर हम बात कर रहे हैं इस समय ईरान की कुंडली की, देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं उनकी डेट जो एग्जैक्टली डेट, तो एग्जैक्टली डेट जो नेट पर अवेलेबल है उससे कई तरह की कुंडलियाँ बन रही हैं। लेकिन अगर हम नाम राशि से चले जाते हैं, अगर ईरान के नाम राशि से चलते हैं तो वृषभ लग्न की इनकी कुंडली बनती है, वृषभ राशि की इनकी कुंडली हम निर्धारित करते हैं। अगर हम कुवैत की कुंडली की बात करते हैं तो मिथुन राशि की बनती है। अब देखिए, मिथुन राशि से ही गुरु का ट्रांजिट हुआ है, जो कि अर्ली मॉर्निंग आज ही के दिन हुआ है। और ये जो इम्पैक्ट है, जैसे ही ट्रांजिट हो गया, मतलब उसी समय सब कुछ नहीं होता। ग्रह अपनी मूवमेंट्स जैसे ही बदलते हैं, एक बड़ा चेंज करते हैं, तभी से उनका एक जो फैक्टर एरिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी जब जब कलाएं और विकलाएं ये बदलती हैं नक्षत्र, तो हम मानते हैं कि नक्षत्रों का बहुत बड़ा खेल इस समय चल रहा है। क्योंकि अगर हम गुरु की बात करते हैं, शुक्र की बात करते हैं, तो दोनों के दोनों जो है पुनर्वसु नक्षत्र में है, जिसका हम कहते हैं तीर, यानी सीधा निशाने पर मारना, और दूसरा अंधेरे से उजाले की तरफ भी लेकर के जाना, तो उसके दोनों सिंबल बनते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका और ईरान की बात करते हैं, ईरान को इन्होंने पहला ईरान समझ रखा है। अगर हम आज ईरान की बात करते हैं तो उसके एरिया की ही बात करते हैं, तो इजराइल से लगभग 74% एरिया जो है वो ज्यादा है इनका, ईरान का। वो ईरान नहीं रहा, ईरान इस समय सक्षम है, और कूटनीतियों में अमेरिका सक्षम है। अब देखिए कूटनीतियां कितनी अपनाई इन्होंने, लेकिन हुआ क्या एट द एंड? कुछ भी नहीं होने वाला। किसी भी कीमत पर ईरान अमेरिका की कोई बातें मानने को तैयार नहीं होने वाला। अगर होना होता तो इतने सारे लोगों की जान माल का नुकसान कैसे होता। अगर हम देखते हैं इस समय मंगल की स्थिति, देखिए मंगल और शनि युद्ध के कारक माने जा रहे हैं। मंगल की अगर हम स्थिति देखते हैं तो D1 में इस समय मेष राशि में, लेकिन अगर हम D9 चार्ट की बात करते हैं तो वो सिंह राशि में है। और 2 ऐसे ग्रह शनि और मंगल जिन्होंने इतना उपद्रव इस समय मचाया हुआ है बुरी तरह से, और मंगल को एक यंग प्लेनेट मारा, कितनी यंग मौतें हुई हैं वहाँ,
कितने बच्चे मासूम मारे गए हैं वहाँ Right. पे। और वहीं अगर कि हम दूसरा शनि की बात करते हैं तो शनि वृद्ध अवस्था के लोग मारे गए, तो वहाँ पर भी उनके ऊपर बहुत अटेम्प्ट हुए हैं। तीसरा आ जाता है शुक्र की बात करते हैं। शुक्र इन दोनों प्लेनेट के बीच में पिस रहा है इस समय, तो यानी महिलाओं के द्वारा महिलाओं पे अटेम्प्ट, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट शो में भी यही कहा था कि शुक्र की भूमिका अब अच्छी नहीं आने वाली, कुछ समय ज़्यादा पीड़ा अवस्था में जाने वाला है ये समय। और ख़ास करके अगर हम जून की बात करते हैं अमित जी, जून बहुत ज़्यादा त्रासदी की तरफ लेता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो आए दिन जो खबरें हमें सुनने को मिलेंगी, देखिए बात यहाँ की नहीं कि किसका कौन मरा, बात यह है कि एक जान माल का नुकसान हुआ, वो चाहे कहीं का भी हो। लेकिन ये ना तो युद्ध रुकने वाला है, ना ये सिचुएशन अभी इनके कोई पैचअप की गुंजाइश नहीं दिख रही, क्योंकि अमेरिका अभी और ज़्यादा कूटनीतियाँ अपनाएगा। इसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी चोट पड़ रही है इस समय। ये कहने को बड़ा सक्षम था कि बहुत बड़ा कंट्री है, ये बहुत कुछ कर सकता है, पावरफुल ये है। कोई क्या पावरफुल है? अगर आप इतने सक्षम, इतने पावरफुल हैं, तो आप इतनी मदद लेने के लिए हर किसी के हाथ थोड़ी ना फैलाते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है, मंगल राहु शनि ये एक साथ जब अग्नि तत्व में, और ख़ास करके अगर हम D9 की बात करते हैं कि D9 D1 की पुष्टि स्टैम्प्ड करता है, उसे D1 की पुष्टि करता है। तो अगर D9 क्या है, ये दर्शकों को थोड़ा बताइए। D9 ये है क्या? नवमाशा चार्ट होता है, नवमांश चार्ट जो होता है। नवमाशा चार्ट होता है। ये D9 पुष्टि करता है हमारे लग्न चार्ट की, यानी लग्नाचलित की। D10 और D9 ये बड़े इंपॉर्टेंट चार्ट होते हैं जब हम मेदिनी ज्योतिष में चलते हैं। जब हम इंडिविजुअल चार्ट पर चलते हैं तो वहाँ बहुत सारे वर्गांश आपके आते हैं, बहुत सारे चार्ट D30 तक हम पहुँच जाते हैं। तो कई सारे चार्ट उसके नवमास चार्ट देखे जाते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है अमित जी, किसी भी हाल में ये सिचुएशन संभलती हुई नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट कुछ और वर्स्ट सिचुएशन होती हुई आपको नजर आएगी। जीतू जी जैसे बता रही हैं शिवांगी, क्या मिडल ईस्ट में अभी ईरान का दबदबा बढ़ता आप देख रही हैं? क्योंकि ईरान हमेशा से चाहता था कि मिडल ईस्ट को वो रूल करे। एक शिया बहुल देश है। टोटल मिडिल ईस्ट की जो टोटल पॉपुलेशन में शियाओं की जो संख्या है वो 15% है। 85% सुन्नी मुसलमान वहाँ पर हैं। उसके बावजूद ईरान को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्या क्योंकि अब ईरान के अलावा जो बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे थोड़ा सा झुके हैं। इजराइल से भी दोस्ती उनकी हो रही है, अमेरिका से भी उनकी दोस्ती हो रही है। तो क्या ईरान का दबदबा बढ़ता देख रही हैं, या अमेरिका इजराइल के इंटरवेंशन से अभी ईरान को कुछ दबाव महसूस होगा, थोड़ी दिक्कतें होंगी? बिल्कुल, ईरान को मैं झुकता हुआ तो बिल्कुल नहीं देख रही। और यहाँ जैसे कि शुक्र का जो ट्रांजिट चल रहा है, अभी जो गोचर चल रहा है, उसकी अगर बात करूँ तो वो खाड़ी देशों को ही रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है, जो आपने सिया सुन्नी की बात करी, तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये लोग भी आपस में टकराएंगे और वो शुक्र का प्रभाव होगा, क्योंकि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और यहाँ पर जो हमारे देवताओं के गुरु हैं उनके साथ आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये स्थितियाँ भी देखने को मिलेंगी कि दो पक्ष आपस में भिड़ गए, सिया सुन्नी ही आपस में भिड़ गए, उनमें ही टकराव हो गया। तो ये स्थितियां भी दिखेंगी। ईरान झुकता हुआ तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, जैसा जीतू जी ने बताया मैम ने कि उसमें जो D9 चार्ट में अग्नि तत्व प्रबल हो रहा है, मंगल वहां जा रहा है। और अगर देखूं तो केतु का भी गोचर वहीं से हो रहा है, सिंह राशि में ही हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे कुवैत की बात चल रही थी, ईरान की बात चल रही थी, तो कुवैत के हाउस जो है 12th हाउस, वहां पर केतु आया हुआ है। तो अगर इस तरीके से भी इसको दिखें तो कुवैत जाता हुआ या झुकता हुआ या खत्म होता हुआ, इस तरीके की चीजें दिख रही हैं। लेकिन ईरान नहीं झुकेगा। बात अमेरिका की भी हो तो उसके चार्ट के आगे भी, अगर हम तो चार्ट पर ही बात करते हैं कुंडली पर, तो अमेरिका के चार्ट के अगर मैं D16 चार्ट को भी देखूं और उसकी स्टडी भी जो करी, तो उसके आधार पर भी, जैसे मैंने आपके साथ एक चीज़ कही थी कि राष्ट्रपति जी मुझे जाते हुए दिखेंगे या जैन जी सड़कों पे उतरेंगे, तो वो D60 चार्ट को अमेरिका के को जब मैंने अध्ययन किया तो उसके आधार पर ये चीज़ें निकल के आई। अब अगर मैं ईरान के चार्ट को और कुवैत के चार्ट को आपस में देखूँ तो वहाँ पर भी कुवैत में राहु और मंगल का जो अंगारक योग बन रहा है वो विस्फोटजनक होगा। और ये स्थितियां कुवैत या ईरान तक ही क्यों, जैसा जीतू जी ने कहा, ये मैं भी उनके साथ पूरी तरह सहमत हूँ, देश दुनिया में देखने को मिलेंगी। जून माह इतना आसान नहीं जाएगा क्योंकि इसमें जो गोचर हैं वो बहुत इस तरीके के आ रहे हैं। अब जैसे आज ही सुबह आए थे कर्क में जुपिटर, और देखिएगा चीज़ें बदलाव देखिएगा। और जैसा कि उसका बाण तरकश, तो वो युद्ध का प्रतीक होता है, युद्ध की स्थितियां भी बढ़ेंगी। अब बाण तरकश युद्ध पे तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये हमले होते हैं। अब ये हमले
आतंकवादी भी हो सकते हैं, ये हमले महिलाओं पर भी हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हमको देखने को बिल्कुल मिलेंगी कि महिलाओं पर हमले हो रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि ईरान में ही या कुवैत में ही महिलाओं का शोषण होना स्टार्ट हो जाए, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब जो सोचा नहीं था वो स्थितियां सामने निकल के आएंगी, और ये सब कुछ जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके आधार पर ही होगा। बुध का जो ट्रांजिट होगा, तो बुध जैसे ही आएंगे, बुध का ट्रांजिट जब होगा, नक्षत्र परिवर्तन होगा, उसमें फिर ये चीज़ें आप देखने को मिलेंगी। अर्थव्यवस्था की भी अगर मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था भी ये कुछ समय तक ही है, उसके बाद सब चीज़ें संभल जाएंगी। जून, जुलाई और कहूँ अगस्त, ये ग्रहण तक का टाइम पीरियड जो है अमित जी, सिर्फ वो थोड़ा सा टफ जाने वाला है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। उसके बाद चीजें सुधरती हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर युद्ध की बात की जाए तो युद्ध तो रुकने का, आज रुका, कल शुरू हुआ, परसों फिर से हुआ, फिर रुका, ये ऑन ऑफ की स्थिति रहेगी। 2027 तक आगे युद्ध की स्थितियां हैं, चाहे वो मैं भारत पाकिस्तान की ही क्यों ना बात करूं। और आपके मन से दिसंबर में बोला था 2027 मई 27 कैलकुलेशन आया है मेरे आधार पर, हो सकता है कि ये थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन वो टाइम पीरियड होगा जब पाकिस्तान बिल्कुल विनाश की तरफ चला जाएगा। और जो मैं आकलन कर पाई हूँ, ये कुवैत और ईरान की ही बात नहीं हो रही, ये मुस्लिम देशों की, खाड़ी देशों की बात हो रही है। क्योंकि शुक्र और गुरु की जो ट्रांजिट हुए हैं, या गुरु का जो स्पीड से चलना है, गुरु धर्म के लिए जाने जाते हैं, और राजा हैं इस साल के जो हैं वो गुरु ही राजा हैं। तो उसके आधार पर मंगल सेनापति हैं, तो उनके आधार पर देखूँ रौद्र संवत्सर के आगे आने वाले 7 संवत्सर ऐसे हैं जो कि आगे देश दुनिया को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो भारत यहाँ सशक्तशाली बनके उभरता हुआ आ रहा है। हालांकि आपका सवाल नहीं था, लेकिन मैं भारतवासियों के लिए बताना चाहती हूँ, भारत सशक्तशाली बनेगा, विश्वगुरु बनेगा। लेकिन ईरान और कुवैत की ही बात अगर हम आज कर लेते हैं तो ये स्थितियां आप देखेंगे, ये पूरे महीने आपको देखने को मिलेंगी, युद्ध भी देखने को मिलेगा, और स्थितियां वहां पर महिलाओं पर जो चीजें अभी सामने शायद नहीं आई हैं मीडिया के, वो भी सामने आएंगी। महिलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे, और जो कि हम पैनिक करने वाले होंगे, और हो सकता है वो स्थितियां हमारे भारत में भी बने, क्योंकि शुक्र का जो टाइम पीरियड है और जो नक्षत्र परिवर्तन है, तो वहां पर ऐसी स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं अमित जी। ठीक है जीतू जी, जैसा कि पाकिस्तान का जिक्र किया शिवांगी जी ने, पाकिस्तान 2027 मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का मामला है। तो पाकिस्तान अगर खत्म होगा, अगर उसको नुकसान होगा, तो क्या वजह क्या रहेंगी आपके हिसाब से? पाकिस्तानी कुंडली में ये जो विनाश लिखा है पाकिस्तान का, उसकी वजह क्या है? आतंकवाद या कोई और वजह? जी देखिए, क्या होता है, जब भी हम किसी कूटनीतियों की तरफ चलते हैं, या तो पूरे प्लान्ड होने चाहिए, अधूरा ज्ञान जैसे कहते हैं ना कि खतरनाक होता है, ये आधे में चल पड़ते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे है। और दूसरा, हमारे देश की जो कुंडली है वो स्थिर लग्न की है, और जो पाकिस्तान की कुंडली है वो चर लग्न की है। चर मीन्स चलते रहना, मूवमेंट, रुकना नहीं, थमना नहीं। तो ये विनाश की तरफ जो व्यक्ति थमता ही नहीं है, जो रुकता ही नहीं है, जिसके अंदर एक सक्षमता ही नहीं है किसी चीज़ को समझने की, सोचने की, तो ऐसी एक डेंजर जोन की तरफ ही जाती है, चाहे वो स्टेट हो, कंट्री हो, व्यक्ति विशेष हो, यानी कोई भी हो। तो यहाँ पर उनकी कुंडली के चार्ट इस तरीके से हैं, उनकी कुंडली के D9 चार्ट से लेकर के उनके सारे वर्गा चार्ट में कहीं भी उनको सपोर्ट नजर नहीं आ रही है। और उनकी कूटनीति कैसी है? 2 तरीके, जैसे मंगल जो है हमारा सैनिक प्लेनेट भी है, लेकिन मंगल जब क्रोधित प्लेनेट के रूप अपना लेता है तो वो मर्डर तक भी करा देता है। आज देखिए, मंगल की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। मेष राशि में कहते हैं कि मंगल जो है वो अपना एक रोचक योग बनाता है, बहुत अच्छा योग बनाता है, लेकिन मंगल बहुत अग्रेसिव प्लेनेट भी है। D9 वो सिंह राशि में चला गया क्योंकि वो केतु के साथ है, यानी साजिश। आज हमारे देश में भी देखिए, युवा यंग के साथ किस तरीके के हादसे, किस तरीके की घटनाएं जो हैं, मर्डर, ये वो, हर एक न्यूज में अगर हम देखते हैं तो 5 में से 3 न्यूज हमें ये सुनने को मिलती है कि जान माल का खतरा हुआ यंगस्टर्स का। रही बात पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एक दोबारा से जैसे कहते हैं ना हमारा एक्शन, ये बहुत जल्दी आपको सुनने को भी मिलेगा। और दूसरी बात, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम इग्नोर करते जा रहे हैं, वो है, जैसे अभी आज की बात कर रहे हैं, कुवैत की बात कर रहे हैं, तो कुवैत की मिथुन राशि की कुंडली है, और मिथुन राशि में से ही गुरु निकले हैं। कहते हैं ना, गुरु बैलेंस करके चलते हैं हर चीज को, भले ही अतिचारी हो, भले ही किसी भी अवस्था में उसके अंदर एक सक्षमता है किसी भी चीज को कंट्रोल एंड बैलेंस करने की, तभी तो वो गुरु कहलाते हैं। यानी पूरी क्लास को वो एक गुरु संभाल सकता है। यानी 55 बच्चे हैं अगर एक क्लास के अंदर, तो 55 का ही एक मूड अलग है, अलग टेम्परामेंट है, अलग एक ग्रैस्प करने की एक पावर है, लेकिन एक गुरु 55 बच्चों को संभाल रहा होता है। तो यानी कहने का मतलब उसके अंदर
अंदर सक्षमता है। कुवैत से उसकी कुंडली से जैसे ही गुरु निकला, देखिए क्या हालात बन गए वहाँ के। और रही बात अगर कि हम देखें, चाहे ग्रह हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे योग हो, चाहे संयोग कहें, तो ये पाकिस्तान को ना तो फेवर कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ईरान को देखते हैं, ईरान बहुत सक्षम होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चोट पहुंचाने वाला है आने वाले दिनों में, और हमारे भारत को इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा होता हुआ आप देखेंगे। अब शिवांगी जी, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। एक सवाल मेरा ये भी था कि मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, चूंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं होगा, आपने बता दिया कुवैत, बहरीन और जो छोटे ये राष्ट्र हैं, इनको कोई बहुत सारा इम्पैक्ट ईरान नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है ये छोटे देश हैं, ये डर जाएंगे। क्या ये क्राइसिस जो मिडिल ईस्ट में चल रही है, आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा क्रूड क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, जिसका समाधान किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि जंग रुक नहीं रही है, सभी ने कोशिश कर ली? देखिए, स्थितियां तो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर स्थितियां ठीक नहीं दिख रही हैं, लेकिन इस समय जो भी धर्म पर चल रहे हैं, जो भी धर्म को मान रहे हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म की बात हो या वो सनातन धर्म की बात हो, अगर जो धर्म पर चल रहे हैं वो लोग बचेंगे, वो लोग संभल जाएंगे। लेकिन स्थितियों की बात करूं तो स्थितियां तो आने वाले 3-4 साल आगे तक अच्छी नहीं दिख रही। जैसे मैंने कहा ना, आने वाले 7 संवत्सर और अच्छे नहीं हैं। तो आप सोचिएगा, तो ये तो 32 और 33 तक की चीज़ें हैं। तो ये स्थितियां रुकने वाली, थमने वाली नहीं है, ऑन ऑफ होता रहेगा। लेकिन हाँ, मैं फिर से कहूँगी कि जो धर्म पर चल रहे हैं, धर्म को वाकई ही मान रहे हैं, तो वो स्थितियां कंट्रोल कर जाएंगे, वो लोग यहाँ से सर्वाइव कर जाएंगे और अपने धर्म को माने, धर्म पर चलें, अपने कर्मों को सुंदर रखें। अगर ये सब करेंगे तो स्थितियां इंडिविजुअल किसी इंसान को प्रभावित नहीं करेंगी। हाँ, ये स्थितियां बनती हैं तो देश दुनिया में क्राइसिस और जो चीज़ें हैं वो तो आएंगी। उसके लिए मानसिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थितियाँ इतनी बिगड़ जाएंगी अभी हाल फिलहाल में कि हम बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू जी, आपका भी, और शिवांगी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्टूडियो में आए, ज्योतिषी ज्ञान को लेकर इतनी सारी बातें आपने की। वक्त एक ब्रेक का है दर्शकों, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्टे विद अस।